हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन मुगल साम्राज्य के विषय में बात करेंगे। अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसका कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी रहा। जहांगीर का प्रारंभिक जीवन व राज्याभिषेक। जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी मरियम उज़ ज़मानी के गर्भ से हुआ, इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया था। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से शासक बना। अकबर के दरबार के कुछ सामंत जहांगीर की जगह उसके बड़े बेटे राजकुमार खुसरो को सम्राट बनाने के इच्छुक थे, जिनमें राजा मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका प्रमुख थे, किंतु इनके दल की संख्या कम होने के कारण सलीम को उत्तराधिकारी चुना गया। स्वयं अकबर ने भी सलीम के सिर पर शाही ताज रखकर उसे अपना उत्तराधिकारी माना था। अब बात करते हैं जहांगीर के प्रारंभिक कार्यों के विषय में। प्रारंभिक कार्यों में उसने कुछ नियमों को लागू किया, जिसमें करों जैसे ज़कात और तमगा का निषेध कर दिया गया। आम रास्ते पर डकैती व चोरी के संबंध में नियम बनाए गए। मृत व्यक्तियों की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के अभाव में उनकी संपत्ति को सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे भवनों, कुओं, तालाबों आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाने का निर्देश दिया गया। मदिरा तथा सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की बिक्री का निषेध किया गया। अपराधियों के घरों की कुर्की तथा उनकी नाक और कान काटे जाने पर निषेध किया गया। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने का निषेध। सप्ताह के 2 दिन, गुरुवार जो कि जहांगीर की राज्याभिषेक का दिन था और रविवार जो अकबर के जन्म का दिन था, उस दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। अस्पतालों का निर्माण कराया गया और वैद्यों की नियुक्ति की गई। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद व कुओं का निर्माण कराया गया। मनसबों व जागीरों का सामान्य प्रमाणीकरण कराया। आइमा यानी मदद-ए माश भूमि का प्रमाणीकरण कराया गया। दुर्गों तथा प्रत्येक प्रकार के बंदी ग्रहों के सभी बंदियों को क्षमादान दिया गया। जहांगीर ने आगरा के किले की शाहबुर्ज के मध्य न्याय की जंजीर लगवाई, ताकि दुखी जनता अपनी शिकायतों को सम्राट के सम्मुख रख सके। जहांगीर ने शुरुआती कार्यकाल में ही प्रशासनिक सुधार किए, ताकि प्रजा का उसके लिए स्नेह बना रहे। जहांगीर को एक समृद्ध व विशाल साम्राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला हुआ था। अब बात करते हैं शहजादे खुसरो के विद्रोह के विषय में, जो 1606 ईस्वी में उसने किया। उसने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के पश्चात विद्रोह किया, इसलिए जहांगीर के राज्याभिषेक के समय विद्रोह को दबाते हुए उसे आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। कालांतर में वह आगरा के किले से भागने में सफल रहा। तत्पश्चात उसने दोबारा अपने कुछ समर्थकों के सहयोग से विद्रोह कर दिया। गुरु अर्जुन देव ने भी इसका समर्थन किया था, इसलिए जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दी, जिससे सिखों व मुगलों के मध्य कड़वाहट आ गई। खुर्रम के साथ दक्षिण अभियान के समय खुसरो की हत्या कर दी गई। बाद में इसका शव इलाहाबाद में दफना दिया गया। खुर्रम जहांगीर का पुत्र था, जिसे शाहजहां कहा गया। नूरजहां जहांगीर की पत्नी की राजनीतिक भूमिका। नूरजहां व जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ। विवाह के बाद उसे नूर महल की उपाधि मिली। बाद में वह उपाधि नूरजहां कर दी गई। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसका पिता ग्यास बेग पर्शिया का निवासी था। जहांगीर ने ग्यास बेग को एल मातुद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट का प्रभाव था, जिसमें उसके पिता एतमादुद्दौला, मां असमत बेगम, भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां सम्मिलित थे। नूरजहां ने जहांगीर के एक और पुत्र शहरयार के साथ अपनी पुत्री लाडली बेगम, जो उसके पहले पति शेर अफगान की पुत्री थी, उसका विवाह किया तथा शहरयार को अपने गुट में खुर्रम की जगह प्रोत्साहित किया। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोका दर्शन देती थी। सिखों पर बादशाह के साथ उसका भी नाम होता था। माना जाता है कि शाही आदेशों पर बादशाह के साथ नूरजहां के भी हस्ताक्षर होते थे। अब बात करते हैं जहांगीर के राजनीतिक अभियानों के विषय में, जिसमें सर्वप्रथम मेवाड़ अभियान किया गया, जो 1605 से 1615 ईस्वी तक निरंतर सैनिक अभियान इसमें कराए गए। 1615 ईस्वी में मेवाड़ शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। जहांगीर के काल में भी अकबर के समान राजपूतों से वैवाहिक संबंध बने रहे और उन्हें दरबार में बड़े पद भी दिए गए।
कांगड़ा विजय 1620 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा दुर्ग का अभियान किया। शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में 4 माह किले की घेरेबंदी के बाद कांगड़ा की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह जहांगीर के अभियानों में सबसे कठिन माना जाता है। कांगड़ा किला जीतने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने गाय को कटवाकर जश्न मनाया था। अब बात करते हैं दक्षिण अभियान के विषय में। अकबर के समय खानदेश और अहमदनगर राज्य के कुछ भागों को जीत लिया गया था, किंतु अहमदनगर का राज्य पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। उसने दक्षिण में मुगल सेनापतियों के आपसी मतभेदों का लाभ उठाकर अहमदनगर के पूर्वी क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर राज्य को सुसंगठित किया। 1617 ईस्वी में अहमदनगर राज्य व मुगलों में संधि हो गई। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए। बदले में जहांगीर ने उसे फरजंद यानी पुत्र की उपाधि दी तथा खुर्रम के वापस आने पर उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई। 1617 ईस्वी की संधि का मलिक अंबर ने ज्यादा दिन तक पालन नहीं किया। 1620 ईस्वी में उसने पुनः विद्रोह किया, जिसे शाहजहां यानी शहजादा खुर्रम द्वारा दबा दिया गया। 1622 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के विद्रोह के कारण अहमदनगर पुनः मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो गया। खुर्रम के विद्रोह के दमन हेतु जहांगीर ने महाबत खां को अहमदनगर भेजा, जिसने मलिक अंबर पर दबाव देकर शाहजहां को अहमदनगर से निष्कासित कराया और बालाघाट पर मुगलों का पुनः नियंत्रण स्थापित हो गया। 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था तथा ठेके पर जमीन देने की पुरानी प्रथा यानी इजारेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। कंधार की पराजय। कंधार अपने सामरिक व व्यापारिक महत्व के कारण भारत और फारस का मेरुदंड था। यह भारत का प्रवेश द्वार और मध्य एशिया और फारस से आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने का प्राकृतिक युद्ध मोर्चा भी था। 1622 ईस्वी में फारस के शाह अब्बास ने कंधार को मुगलों से पुनः छीन लिया। फलतः जहांगीर के शासनकाल में ही कंधार ईरानियों के कब्जे में चला गया। अब बात करते हैं जहांगीर की राजपूत नीति के विषय में। अकबर द्वारा निर्धारित राजपूत नीति ही जहांगीर के समय भी बनी रही। मुगलों और राजपूतों में वैवाहिक संबंध अभी भी होते रहे। उनकी नियुक्ति भी प्रशासन के उच्च पदों पर होती रही। अब बात करते हैं धार्मिक नीति के विषय में। जहांगीर ने धार्मिकता में अकबर का ही अनुसरण किया, किंतु उसने दीन इलाही को समाप्त कर दिया तथा सुलेह ए कुल की नीति को जारी रखा। 1612 में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया व अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। अपवाद स्वरूप जहांगीर ने राजौरी यानी कश्मीर के ब्राह्मणों को दंडित किया, अजमेर के वराह मंदिर को तोड़ा और गुजरात के जैनियों को भी सजा दी। जहांगीर के शासनकाल में हुए विदेशियों के दौरे। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में ही व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत आए थे। हॉकिंस एक साहसिक अंग्रेज नाविक था जो 1608 ईस्वी में भारत के सूरत में आया था। वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से भारत के मुगल सम्राट अकबर के नाम पत्र लाया था, किंतु जब वह भारत पहुंचा तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह बन गया था। हॉकिंस जहांगीर से 1609 ईस्वी में आगरा में मिला और उससे फारसी में बात की। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जेम्स ने भेजा था, जो जहांगीर से सूरत में व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल हुआ। फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नवंबर 1627 में भीमवार नामक स्थान जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। अब करते हैं जहांगीर का मूल्यांकन। जहांगीर पारसी, तुर्की व अरबी भाषा का ज्ञाता था। उसे कविताएं लिखने का शौक था। न्यायप्रिय शासक था, किंतु शराब का लती था, जिस कारण उसकी मृत्यु हुई। धार्मिक मामलों में उदार था। उसने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और राखी बंधवाई। जहांगीर काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को उसने नादिर उल अस्त्र तथा नादिर उल जमा की उपाधि दी। प्रजा को न्याय दिलाने हेतु न्याय प्रतीक के रूप में सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया ताकि प्रजा को न्याय मिल सके। वह सफल व उदार शासक था जो अपनी प्रजा की भलाई चाहता था। अकबर की नीति तथा प्रशासकीय प्रणाली को चालू रखने का अच्छा ज्ञान उसमें था। हालांकि उसमें कुछ सीमाएं भी थी। वह रचनात्मक राजनीतिज्ञ नहीं था जो महान प्रशासकीय सुधार कर सके।
या भावी पीढ़ी की भलाई के लिए कानून बना सके। उसमें अपने पिता अकबर की भांति उच्च आदर्श व बुद्धि चातुर्य नहीं था। उसके चरित्र में कुछ अवगुण भी थे जिससे वह निंदा का पात्र हुआ। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया, शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया तथा दीन इलाही में दीक्षा देना बंद करवा दिया। हम बात करते हैं जहांगीर के पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां के विषय में, जिसका कार्यकाल 1627 से 1658 ईस्वी रहा। शाहजहां का प्रारंभिक जीवन व उसका राज्याभिषेक। शाहजहां का जन्म लाहौर में 1592 ईस्वी में मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत सोई यानी जोधाबाई के गर्भ से हुआ। बचपन का नाम इसके खुर्रम था। दक्षिण भारत के अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुम देबानो बेगम से हुआ था, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। शाहजहां ने इन्हें मल्लिका ज़मानी की उपाधि दी थी। खुर्रम को हिसार व फिरोजाबाद की जागीर दी गई, जो सामान्यतः युवराज को ही दी जाती थी। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु उपरांत मुगल इतिहास में पहली बार उत्तराधिकार हेतु खुर्रम और राजकुमार शहरयार के मध्य युद्ध हुआ। 1627 ईस्वी में पिता की मृत्यु के समय खुर्रम दक्षिण भारत में था और दिल्ली में नूरजहां ने राजकुमार शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। शाहजहां ने आसफ खां, जो कि एक वकील था, तथा राज्य के दीवान ख्वाजा अबुल हसन की सहायता से उसका विरोध किया और विजय होने के बाद सत्ता ग्रहण की। 1628 ईस्वी को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक किया गया। हम बात करते हैं शाहजहां कालीन प्रमुख विद्रोह के विषय में, जिसमें बुंदेला राजपूतों का विद्रोह 1628 ईस्वी में हुआ। 1628 ईस्वी में बुंदेला सरदार जूझर सिंह के नेतृत्व में शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह हुआ। विद्रोह को दबाने हेतु प्रत्येक दिशा से बुंदेलखंड पर आक्रमण का आदेश दिया गया। शाहजहां ने स्वयं इसका नेतृत्व किया और 1629 ईस्वी में जूझर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। जूझर ने 5 वर्ष मुगलों के साथ वफादारी निभाई, दक्षिण के युद्धों में भाग लिया। 1634 में वह अपनी राजधानी ओरछा वापस चला गया। 1635 ईस्वी में उसने गोंडवाना पर आक्रमण कर उसकी राजधानी चौरागढ़ को जीत लिया और शासक प्रेम नारायण को मार दिया। एक अधीनस्थ शासक का दूसरे अधीनस्थ शासक पर बिना बादशाह की अनुमति के आक्रमण करना जो था वो मुगल नीति के अनुसार अपराध था। अतः शाहजहां ने जूझर को गोंडवाना के बराबर जागीर देने को कहा, जिससे जूझर ने इनकार कर दिया। अंततः मुगल सेना ने औरंगजेब के नेतृत्व में आक्रमण किया। 1635 में विद्रोह समाप्त हो गया। औरंगजेब की यह पहली राजनीतिक विजय थी और पहली बार उसने यहाँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया। बुंदेला का सबसे प्रभावी विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में छत्रसाल के नेतृत्व में हुआ। खान जहां लोदी का विद्रोह। खान जहां लोदी जो था वो शाहजहां के एक योग्य व सम्मानित अफगान था, जिसने यह विद्रोह किया, जो दक्कन का सूबेदार था। इसने बुंदेला विद्रोह को दबाने में शाहजहां का साथ दिया था। शाहजहां ने खान जहां को दरबार में आने का आदेश दिया। दरबार पहुंचने पर उसे वहां वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जो जहांगीर के समय उसे प्राप्त होता था। अपने जीवन के खतरे को भांपते हुए वह बादशाह की आज्ञा के बिना दक्षिण की ओर भाग खड़ा हुआ। दक्षिण में शाही सेना ने उसका पीछा किया। चंबल नदी के किनारे युद्ध भी हुआ। खान जहां भागकर अहमदनगर पहुंच गया। 1631 ईस्वी में वह मारा गया। उसके साथ यह विद्रोह समाप्त हो गया। पुर्तगालियों का विद्रोह। पुर्तगाली बंगाल में लंबे समय से व्यापार कर रहे थे। मुगल बादशाह की तरफ से उनको नमक के व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। कालांतर में उन्होंने भारतीयों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया और बाजारों में लूटमार प्रारंभ कर दी। शाहजहां ने 1632 में उनके विद्रोह को दबाने का आदेश दिया। 4 माह बाद हुगली पर पुनः अधिकार कर लिया गया। सिख विद्रोह 3 कारणों से हुआ, जिसमें पहला है, एक बार शाहजहां का प्रिय बाज उड़कर सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के खेमे में चला गया, जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया। गुरु हरगोविंद के कुछ मित्र जो बादशाह के दरबार में थे, उन्होंने समझा बुझाकर इस झगड़े को शांत किया। दूसरा झगड़ा गुरु हरगोविंद द्वारा श्री गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर हुआ। गुरु गोविंद को आज्ञा दी गई कि वह नगर निर्माण बंद करे। उनके इनकार करने पर आक्रमण किया गया, किंतु फौजदार अब्दुल्लाह खां की सेना परास्त हुई।
तीसरा झगड़ा बेधी गुरु हरगोविंद का शिष्य एक कुख्यात डकैत था। उसने शाही घुड़साल से 2 बहुत अच्छे घोड़े चुराकर गुरु को भेंट कर दिए और गुरु ने उसे स्वीकार भी कर लिए। एक शक्तिशाली सेना गुरु के विरुद्ध भेजी गई, किंतु इस बार भी मुगलों की हार हुई। किंतु जल्द ही गुरु को इन युद्धों की निरर्थकता समझ में आ गई और वह सिख धर्म के विकास व रक्षा के लिए कीरतपुर, जो कश्मीर की पहाड़ियों पर स्थित है, उसमें जाकर बस गए। इस प्रकार शाहजहां के काल में मुगल व सिख धर्म के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं शाहजहां की दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के विषय में। अहमदनगर माना जाता है कि जब खान ने जहां लोधी ने विद्रोह किया था तो दक्षिण भारत में अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने उसकी सहायता की थी। इसलिए शाहजहां ने महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण कर 1633 ईस्वी में उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया और सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। गोलकुंडा अभियान। अहमदनगर के बाद शाहजहां ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया, उस पर दबाव डाला। 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों से संधि कर ली। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और स्वयं दिल्ली चला गया। कालांतर में गोलकुंडा के वजीर मोहम्मद सईद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। बीजापुर अभियान। बीजापुर ने हमेशा से ही मुगलों के विरुद्ध अहमदनगर को सहायता प्रदान की थी। परिणामतः बीजापुर के शाह को अपनी ही राजधानी में आसफ खां द्वारा घेर लिया गया, किंतु मराठा सैनिकों की सेना की सहायता के कारण बीजापुर का राज्य बच गया। 1636 ईस्वी में बीजापुर के दूसरे अभियान में शाहजहां स्वयं दौलताबाद गया। 1636 तक बीजापुर अपनी पुरानी ताकत खो चुका था। अब बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का नियंत्रण अपने सरदारों पर पूर्ण रूप से नहीं था। इसी समय शाहजहां ने यहाँ आक्रमण किया। अंततः 1636 में बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उसी वर्ष गोलकुंडा ने भी मुगलों से संधि कर ली और शाहजी भोसले ने मुगलों से संधि करके बीजापुर की सेवाएं स्वीकार कर ली। 1636 का समय मुगलों की दक्षिण नीति के संबंध में महत्वपूर्ण था। शाहजहां का दक्षिण अभियान सफल माना जाता है। औरंगजेब को 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था, एक बार 1636 से 1644 ईस्वी तक, दूसरी बार 1653 से 1656 ईस्वी तक। अब बात करते हैं शाहजहां के मध्य एशिया व उत्तर पश्चिम अभियानों के विषय में। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकलकर अफगानियों के हाथ में जा चुका था। 1638 ईस्वी में कंधार किलेदार अली मर्दान खां ने ईरान के शाह के डर से कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया था। इस प्रकार कंधार पुनः मुगलों को प्राप्त हो गया। 1648 ईस्वी में शाह अब्बास द्वितीय, जो ईरान का शाह था, उसने कंधार पर आक्रमण किया। उस समय कंधार का मुगल गवर्नर दौलत खां था। काबुल, जो कि मुगल सैन्य केंद्र था, उससे कोई सहायता मिल पाती इससे पहले ही उस पर अब्बास ने अधिकार कर लिया था। 1649 ईस्वी में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना कंधार पहुंची, लेकिन वह अभियान असफल रहा। 1649 ईस्वी से कंधार हमेशा के लिए भारत से छिन गया था। 1652 में पुनः औरंगजेब को कंधार जीतने हेतु भेजा गया, इस बार भी वह असफल रहा। 1653 ईस्वी में कंधार का एक अभियान दारा शिकोह के नेतृत्व में भी किया गया, किंतु वह भी असफल रहा। बात करते हैं बल्ख अभियान के विषय में। शाहजहां को काबुल पर बार बार होने वाले उज़्बेक हमलों तथा बलूच एवं अफगान कबीलों के साथ उज़्बेकों की साजिश की चिंता थी। इस समय बुखारा व बल्ख दोनों नज़र मोहम्मद के अधिकार में था। नज़र मोहम्मद के पुत्र अब्दुल अजीज़ ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर बुखारा को अपने अधिकार में कर ले लिया। नज़र मोहम्मद ने शाहजहां की सहायता की अपील की। शाहजहां ने मुराद के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु मुराद की अदूरदर्शिता के कारण नज़र मोहम्मद को बल्ख छोड़कर भागना पड़ा और मुगलों का बल्ख पर अधिकार हो गया। शाहजहां की दक्कन नीति। मुगलों की दक्कन नीति में वास्तविक परिवर्तन शाहजहां के काल में होता है, जिसके लिए उसके अधिकारी खान ने जहां लोदी का विद्रोह व इसमें अहमदनगर द्वारा समर्थन जिम्मेदार रहा। शाहजहां की दक्कन नीति का उद्देश्य दक्षिण में मुगल प्रदेशों पर नियंत्रण बनाए रखना व अहमदनगर को नष्ट करना था। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में बीजापुर व गोलकुंडा से संधि कर ली, जिसके तहत बीजापुर को अहमदनगर का कुछ क्षेत्र दे दिया गया, लगभग 1/3 क्षेत्र दिया गया। 1656 ईस्वी में इस संधि को तोड़ दिया गया। फलतः दक्कन की समस्या फिर से पैदा हो गई। शाहजहां द्वारा संधि तोड़ने के
दो मुख्य कारण थे। पहला, मध्य एशिया के अभियान में एक बड़ी राशि खर्च हो चुकी थी जिसे पूरा करना ज़रूरी था। दूसरा, मराठा नेता शाहजी भोंसले का बीजापुर में और मीर जुमला का गोलकुंडा में प्रभाव बढ़ रहा था जो मुगलों को चुनौती दे रहे थे। अब बात करते हैं शाहजहां की धार्मिक व राजपूत नीति के विषय में। 1632 ईस्वी में शाहजहां अपने पिता के शासनकाल में बनवाए गए मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है व मुस्लिम कन्याओं को हिंदुओं से विवाह करना निषिद्ध कर देता है। कालांतर में खंबात के निवासियों की प्रार्थना पर वहां गौवध पर रोक लगा देता है। अकबर द्वारा अपनाई गई सिज्जा को समाप्त कर चहार-ए-तस्लीम की परंपरा शुरू की। अकबर द्वारा आरंभ इलाही संवत की जगह पुनः हिजरी संवत को वह अपनाता है। शाहजहां ने किसी भी राजपूत को सूबेदार का पद नहीं दिया। अपवाद स्वरूप राजा रघुनाथ को शाही दीवान जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया था। शाहजहां का दरबारी कवि कुदसी था, बाद में अबू कालीन हो गया। शाहजहां का दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी था। अन्य इतिहासकारों में कादरी, लाहौरी और वारिश थे। शाहजहां ने सिंचाई हेतु फैज़ नामक नहर खुदवाई तथा नहर-ए-साहिब को ठीक कराकर 60 मील तक लंबी करवाकर उसका नाम नगर-ए-शाह रखा। मनसबदारी व्यवस्था में जमा व हासिल के बढ़ते अंतर के कारण उसने महीने के अनुसार तिमाही, छमाही का नियम लागू किया और साम्राज्य से दूरी के अनुसार मनसबदारों के सवार पदों में कटौती की। अकबर की आईन ने दहशाला में परिवर्तन कर इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया। कोहिनूर हीरा जड़ित तख्त-ए-ताउस का निर्माण कराया जिसे बेग बादल खां के नेतृत्व में तैयार किया गया। पंडित जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी जिसने गंगा लहरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। बनारस के विद्वान कवि द्रोणाचार्य के अनुरोध पर विशेष अवसरों पर वहां तीर्थ कर समाप्त कर दिया गया। शाहजहां के शासनकाल में साम्राज्य में पड़े भीषण अकाल की चर्चा लाहौरी व विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने की है। शाहजहां ने प्रतिष्ठित विद्वान सादुल्ला खां को दीवान के रूप में नियुक्त किया। कश्मीर को लाहौर से, ठट्टा को मुल्तान से और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर 3 नए सूबे बनाए जिससे मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 18। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की तथा शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत शाहजहां के शासनकाल में ही किया था। लेन पुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह-ए-बुलंद इकबाल की उपाधि दी। नज़्म-उल-बहरीन दारा की मूल रचना है। उत्तराधिकार का संघर्ष। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब तथा मुराद बख्श शाहजहां के 4 पुत्र थे। यह संघर्ष शाहजहां के जीवन काल में ही आरंभ हो गया था जब वह बीमार पड़ा और सितंबर 1657 ईस्वी से 1 साल तक यह संघर्ष चलता रहा। ये चारों पुत्र एक ही माता के गर्भ से पैदा हुए थे इसलिए वह अपना उत्तराधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस समय दारा पंजाब का, मुराद गुजरात का, औरंगजेब दक्षिण भारत का और शाह शुजा बंगाल का राज्यपाल था। इन चारों में दारा अपने पिता का विश्वास पात्र था और वह अधिकांश अपने पिता के साथ आगरा में रहता था। यही कारण है कि जब शाहजहां बीमार हुआ तब दारा शिकोह को शासक नियुक्त किया गया और बाद में उसे अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा। शाहजहां की चिंताजनक बीमारी की सूचना जब अन्य राजकुमारों के पास पहुंची तो सर्वप्रथम शाह शुजा ने स्वयं को बंगाल में स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया तथा दिल्ली पर अधिकार हेतु निकल पड़ा। औरंगजेब भी यह समाचार पाकर दिल्ली की ओर निकल पड़ा। सर्वप्रथम 1658 ईस्वी में शाह शुजा को बनारस के पास बहादुरपुर में मुगल सेना ने पराजित किया। इसी समय राजकुमार औरंगजेब व मुराद ने आपस में एक समझौता कर लिया। अप्रैल 1658 ईस्वी में शाही सेना से धर्मत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह व कासिम खान ने किया किंतु अंततः शाही सेना पराजित हुई। 1658 ईस्वी में दारा शिकोह सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के हाथों पराजित हुआ। औरंगजेब ने धोखे से मुराद को भी कैद कर लिया। सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद सर्वप्रथम दिल्ली में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कराया। 1659 ईस्वी में इलाहाबाद में खाजवा स्थान पर औरंगजेब और शाह शुजा के बीच पुनः युद्ध हुआ जिसमें शुजा पराजित हुआ।
उत्तराधिकार की अंतिम लड़ाई दारा व औरंगजेब के मध्य मार्च 1659 ईस्वी में देवराय की घाटी में लड़ी गई। इस युद्ध में दारा हताश होकर राजधानी से भाग गया, किंतु शीघ्र ही उसे पकड़ लिया गया। इस तरह औरंगजेब का दिल्ली पर अधिकार हो गया। अंततः मुराद व दारा को मृत्युदंड दे दिया गया, जबकि शाह शुजा की मृत्यु अज्ञात परिस्थितियों में हुई। दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने भागकर गढ़वाल में शरण ली, किंतु वह कुछ समय बाद ही पकड़ा गया और कैद में उसे धीरे धीरे जहर देकर मार दिया गया। शाहजहां के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री। जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर फ्रांसीसी एक जौहरी था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। उसने पूर्व की 7 यात्राएं की थी, जिनमें से 6 बार वह हिंदुस्तान आया। उसने भारत के हीरो और हीरो की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। दूसरे यात्री फ्रांसिस बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। जब वह हिंदुस्तान आया तब शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इस काल में आने वाले 2 इतालवी यात्री पीटर मुंडी और निकोलो मनुची थे। निकोलो मनुची उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। मनुची ने स्टोरियो डी मोगोर में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर चित्रण किया है। शाहजहां की मृत्यु। उत्तराधिकार संघर्ष के बाद शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में शाहबूज में कैद कर लिया था। अंततः जनवरी 1666 ईस्वी में किले के अंदर ही शाहजहां की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात शाहजहां को ताजमहल में उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के निकट दफना दिया गया। बात करते हैं दारा शिकोह के विषय में। शाहजहां का सबसे बड़ा व प्रिय पुत्र दारा शिकोह, जिसे वह बहादुर के नाम से पुकारता था। दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई। दारा शिक्षित व उदार विचारों के व्यक्तित्व वाला तथा अकबर की धार्मिक सहिष्णुता पर पूर्ण विश्वास करने वाला था। यह कादरी सूफी सिलसिले का अनुयायी और मुल्ला शाह बदाख्शी का शिष्य था। पंडित जगन्नाथ ने अपने साहित्यों में दारा की खूब प्रशंसा की है। इसकी प्रमुख रचनाएं सफीनत उल औलिया सूफी संतों की जीवनी व उनके विचारों का संग्रह थी। सकीनत उल औलिया मियां मीर व मुल्ला शाह बदाख्शी का जीवन चरित्र पर आधारित है। मज़्म उल बहरीन अर्थात 2 समुद्रों का मिलन, यह हिंदू और मुस्लिम धार्मिक दार्शनिक विचारों के समन्वय पर आधारित है। सिर्रे अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवादित संग्रह है। इसके अतिरिक्त दारा की देखरेख में 2 पवित्र हिंदू ग्रंथों योग वशिष्ठ व भगवद गीता का भी अनुवाद हुआ है। जहां आरा शाहजहां की विदुषी पुत्री, जो उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह की समर्थक थी, औरंगजेब द्वारा इसे भी गिरफ्तार कराया गया। यह आजीवन अविवाहित रही। सूफी संत मुल्ला शाह पर इसने साहिबिया नामक पुस्तक लिखी, जहां आरा दुर्घटना में आग से जल गई थी। औरंगजेब ने इन्हें साम्राज्य की प्रथम महिला का ओहदा दिया था। बात करते हैं औरंगजेब के विषय में, जिसका कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी रहा। औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन व राज्याभिषेक। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ, किंतु उसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का विवाह फारस की राजघराने के शाह नवाज की पुत्री दिलराज बानो बेगम, जिसे राबिया बीबी कहा जाता है, से हुआ। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुन्निसा था। औरंगजेब को युद्ध का अनुभव सर्वप्रथम ओरछा के जूझर सिंह के विरुद्ध हुआ। वह 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी तथा 1652 से 1657 ईस्वी तक 2 बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। इसके अतिरिक्त वह गुजरात, मुल्तान और सिंध का गवर्नर भी रहा। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अब्दुल मुजफ्फर, मुहिउद्दीन मोहम्मद, औरंगजेब, बहादुर, आलमगीर बादशाह, गाजी की उपाधि धारण की। व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने जहां आरा, जो उसकी बहन थी, उसे साहिबाद ज़मानी की उपाधि दी। अब बात करते हैं औरंगजेब के राजनीतिक अभियानों के विषय में, जिसमें दक्षिण पर आक्रमण करने या दक्षिण विजय के 3 कारण रहे। जिसमें पहला कारण 1656 या 57 की संधि का उल्लंघन, जिसमें बीजापुर द्वारा 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष में दिया गया। दूसरा कारण बीजापुर द्वारा शिवाजी की मदद करना, गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद करना। तीसरा कारण दक्षिण की आर्थिक संपन्नता और इन राज्यों का शिया अनुयायी होना। दक्षिण में औरंगजेब के अभियान 1660 से 81 ईस्वी में, जिसमें वह विभिन्न सेनापतियों को भेजता है दक्षिण अभियान के लिए। 1681 ईस्वी के बाद उसने इस अभियान का नेतृत्व स्वयं किया। दक्षिण अभियान के नेतृत्व का क्रम इस प्रकार है।
सर्वप्रथम शाइस्ता खां द्वारा नेतृत्व किया गया, इसके बाद जय सिंह द्वारा, फिर मुअज्जम एंड उसके बाद बहादुर खान द्वारा, इसके बाद शाह आलम द्वारा और इसके बाद स्वयं औरंगज़ेब ने दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किया। बात करते हैं बीजापुर अभियान के विषय में। 1656 ईस्वी की संधि पूर्ण न हो पाने के आरोप में जय सिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। इस समय जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी संपन्न की, जिसके तहत यह आश्वासन लिया गया कि शिवाजी मुगलों की सहायता करेगा। 1666 ईस्वी में जय सिंह का अभियान असफल हो गया क्योंकि गोलकुंडा व मराठों की मदद बीजापुर को मिलती रही। 1672-73 ईस्वी में सिकंदर आदिल शाह शासक बना तो उसके समय दरबार दो गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट का ख्वास खां और दूसरे गुट का बहलोल खान नेतृत्व कर रहा था, जिससे वहां की राजनीतिक एकता प्रभावित हुई। अंततः 1686 ईस्वी में जब औरंगजेब ने स्वयं बीजापुर अभियान का नेतृत्व किया तो उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब से पहले जय सिंह के बाद बहादुर खां, दिलेर खां, शाह आलम और शहजादा आजम को भी भेजा गया था बीजापुर अभियान के लिए। गोलकुंडा अभियान 1678 ईस्वी में अब्दुल्लाह कुतुब शाह का शासन गोलकुंडा में था और वह अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहा, किंतु जब अबुल हसन शासक बना तो प्रशासन की वास्तविक जिम्मेदारी दो ब्राह्मण भाइयों मदन्ना अखन्ना पर थी, जिनका शिवाजी से मित्रवत संबंध था। 1685 ईस्वी में मुअज्जम व खान जहान के नेतृत्व में अभियान भेजा गया तथा 1687 में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व संभाला। इस समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 20 हो गई। बात करते हैं दक्कन के मराठा अभियान के विषय में। मराठों की साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया और उनके बढ़ते प्रभुत्व के कारण औरंगजेब ने सर्वप्रथम मराठों पर ही आक्रमण किया, किंतु दक्षिण की परिस्थितियों में उसने यह आकलन कर लिया था कि जब तक बीजापुर व गोलकुंडा को नहीं मिटाया जाता मराठों को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा मुगल संघर्ष की शुरुआत हुई और पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी से अल्पकालिक समझौता भी हुआ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या करवा दी तथा साहू जो शिवाजी का पौत्र था उसे गिरफ्तार करवा लिया। 1689 ईस्वी में राजा राम व ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से मराठों ने संघर्ष जारी रखा, किंतु इसमें मुगलों को आशानुकूल सफलता नहीं मिल सकी। कहते हैं कि औरंगजेब को दक्षिण अभियान ने बर्बाद कर दिया, विशेषतः उसके मराठा अभियान ने। बात करते हैं औरंगजेब की सामान्य विजय के विषय में। असम में सूजा के विद्रोह के कारण कूच बिहार के राजा प्रेम नारायण ने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अतः 1660 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में सैन्य अभियान किया गया, जिससे अहोम यानी असम पर विजय प्राप्त हो गई, किंतु छिटमुट संघर्ष जो है जारी रहा। बाद में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन न करने के कारण मीर जुमला की मृत्यु हो गई। पुनः शाइस्ता खां को सूबेदार बनाकर भेजा गया, वह विजयी रहा और दिलावर खां के प्रयासों से समझौता मान्य हो गया। पुर्तगालियों ने बंगाल में उपद्रव की स्थिति बनाई हुई थी, औरंगजेब ने उन्हें भी दंडित किया। हुगली में अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में उसे लूटने का प्रयास किया, जिस पर कड़ी कार्यवाही की गई और 1687 ईस्वी में अंग्रेजों को माफी मांगनी पड़ी। हम बात करते हैं औरंगजेब के काल में हुए प्रमुख विद्रोह के विषय में। जाट विद्रोह। औरंगजेब के काल में तिलपत के जमींदार गोकुल जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कर दिया। मुगल सेना ने गोकुल को पराजित कर मृत्युदंड दिया। दूसरा जाट विद्रोह राजा राम जाट के नेतृत्व में राजा राम ने मुगल सेनापति की हत्या कर सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में लूटपाट की। इतिहासकार मनुची के अनुसार राजा राम ने अकबर की हड्डियों को खोदकर जला भी दिया, परंतु 1688 ईस्वी में राजा राम युद्ध में परास्त होकर मारा गया। तीसरा जाट विद्रोह राजा राम के भतीजे चूड़ामल के नेतृत्व में हुआ। इस समय औरंगजेब दक्षिण अभियान में लगा था, इसलिए इसे दबाया नहीं जा सका। अंततः सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की। बुंदेला विद्रोह। चंपत राय बुंदेला ने 1661 ईस्वी में विद्रोह किया, किंतु इस विद्रोह को जल्दी दबा दिया गया। कालांतर में चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने पुनः विद्रोह किया। 1705 ईस्वी में औरंगजेब ने उससे संधि कर ली। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया। सतनामी विद्रोह। सतनामी कृषक समुदाय के लोग थे जिनका निवास क्षेत्र नारनौल था। यह विद्रोह 1672 ईस्वी में एक सैनिक व एक किसान के बीच लड़ाई के कारण हुआ, लेकिन मुगल साम्राज्य ने जल्द ही इस विद्रोह को दबा दिया। कहते हैं राजपूत विद्रोह के विषय में।
मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह था। 1678 में इसकी मृत्यु के बाद मारवाड़ का कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित न होने के कारण औरंगजेब ने अस्थायी तौर पर मारवाड़ को केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर लिया, जो कि विद्रोह का कारण बना। जसवंत के पुत्र अजीत सिंह, जो कि अल्पायु था, जिसे दुर्गादास मारवाड़ का शासक बनाना चाहता था, इसलिए दुर्गादास अजीत सिंह व उसकी माता जोधपुर चले गए और वहां जाकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1679 में मुगल सेना ने मारवाड़ पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस अभियान के दौरान ही 1600 औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना प्रारंभ कर दिया। अब बात करते हैं मेवाड़ अभियान के विषय में। मेवाड़ शासक राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता हेतु मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसी समय औरंगजेब के पुत्र अकबर ने भी राजपूतों से मिलकर उसके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया। औरंगजेब ने एक पत्र के माध्यम से अकबर व राजपूतों में फूट डाल दी और मेवाड़ शासक जयसिंह के साथ संधि कर ली। औरंगजेब की मृत्युपरांत मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बना। अब बात करते हैं सिख विद्रोह के विषय में। यह उसके काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ। सिख विद्रोह मुख्यतः 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड दिए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धर्मांध नीतियों का हमेशा विरोध किया और आनंदपुर को अपना मुख्यालय बनाया। उन्होंने गुरु की गद्दी को हमेशा के लिए समाप्त कर सिखों को कट्टर संप्रदाय बनाने में अपनी भूमिका अदा की। औरंगजेब के बाद उसके पुत्र उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली। दक्षिण भारत के युद्ध में गोविंद सिंह ने उसका साथ दिया। बात करते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुस्लिम व रूढ़िवादी शासक था। उसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया। मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। नौरोज़ मनाया जाना बंद करवा दिया। नौरोज़ पारसी त्यौहार मनाया जाना बंद करवा दिया गया। वह दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश की जगह दारुल इस्लाम यानी इस्लामिक देश का समर्थक था। उसने झरोखा दर्शन पद्धति की समाप्ति कर दी, क्योंकि इससे सम्राट पूजा की परंपरा विकसित होने लगी थी जो शरीयत के अनुसार गलत थी। उसने दरबारी संगीतकारों व इतिहासकारों को हटा दिया। तुलादान प्रथा बंद करवा दी। मुहतसिब यानी धर्माधिकारी की नियुक्तियां प्रजा के चरित्र व उनके कार्यों की निगरानी के लिए की गई। मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी लेना बंद कर दिया, जबकि हिंदू व्यापारी चुंगी देते थे। 1679 में जजिया कर औरंगजेब ने पुनः प्रारंभ किया तथा तीर्थ यात्रा कर भी पुनः प्रारंभ किया। औरंगजेब ने अनेक हिंदू मंदिर तोड़वाए, क्योंकि उसे विश्वास था कि मंदिर षड्यंत्र व राजद्रोही कार्रवाइयों के केंद्र बन चुके हैं। अब करते हैं औरंगजेब का मूल्यांकन। औरंगजेब का स्वभाव अविश्वासी था। वह ना तो अपने पदाधिकारियों पर और ना ही अपने पुत्रों पर विश्वास करता था। परिणामतः उसे अपने शासन के मुख्य कार्य स्वयं ही करने पड़ते थे। औरंगजेब ने देश के व्यापार को बढ़ाने हेतु राहदारी यानी परिवहन कर और पंडारी यानी चुंगी करों को समाप्त कर दिया, किंतु चुंगी कर जो था वो हिंदुओं से वसूल किया जाता था। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। एक मुसलमान राष्ट्र के लिए वह आदर्श शासक होता। दुर्भाग्य से वह एक ऐसे देश पर शासन करने में अयोग्य था जिसमें बहुसंख्यक प्रजा गैर मुस्लिम थी। औरंगजेब में शाहजहां और अकबर जैसा आकर्षण व्यक्तित्व नहीं था, किंतु निश्चित रूप से उसने अपना भय व आतंक उत्पन्न कर दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अविश्वासी स्वभाव, कट्टरता, अपूर्ण नीतियों आदि के कारण औरंगजेब के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण मुगल साम्राज्य निरंतर सिकुड़ता गया। अंततः 1857 के विद्रोह के पश्चात अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। मुगल साम्राज्य में जितने भी अभियान हुए हैं या विद्रोह हुए हैं, उसको आपको सिर्फ रीड करना है और आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे किसके शासनकाल में कौन सा विद्रोह हुआ, उसमें कौन सा शासक था, पक्ष और विपक्ष के दोनों के शासकों के नाम याद रखने हैं, कौन से सन में हुआ ये याद रखना है, और उसका मेन पॉइंट जिसमें या तो कौन सी संधि से यह विद्रोह या अभियान समाप्त हुआ या कौन सा स्मारक बनवाया गया किसकी स्मृति में, तो ये आपको उसमें याद रखना है। आपको बाकी की चीज़ सिर्फ रीड करनी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।